अभी आरएनए वर्ल्ड जो है ना, इसके अंदर थोड़ा थोड़ा ज़्यादा इतना टेंशन नहीं। तो आरएनए वर्ल्ड का बेसिक थीम समझ लो तुम। वो में पूरे लाइनें याद रह नहीं रहे, वो मैटर नहीं करता, लेकिन बेसिक थीम समझ। आरएनए वर्ल्ड का बोलने का मतलब क्या रहा है? देखो अपन ने क्या देखे थे कि जो छोटे छोटे वायरसेस है उनमें क्या रहता है? आरएनए। अपन ने दूसरी बात ये देखे थे कि डीएनए जो है वो आरएनए पे डिपेंड करता है प्रोटीन बनाने के लिए। देखे थे नहीं देखे थे? बगैर आरएनए के प्रोटीन बना सकता डीएनए? नहीं। बगैर आरएनए के डीएनए प्रोटीन नहीं बना सकता, लेकिन बगैर डीएनए के आरएनए क्या कर सकता है? अरे कुछ नहीं कर सकता। बगैर डीएनए के आरएनए बना सकता है, सब कुछ कर सकता। आरएनए गुलाम है ही नहीं इसका, डीएनए का। डीएनए एक हिसाब से क्या है? डिपेंडेंट है भले ही वो अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा है, लेकिन बगैर आरएनए कुछ कर सकता क्या? नहीं कर सकता। प्रोटीन नहीं बना सकता। जैसे बगैर इंजीनियर बगैर अपने ठेकेदार के घर बना सकता क्या? ठेकेदार को इंजीनियर की जरूरत पड़ती नहीं। खुद चोरी करेगा, खुद खुद भी बना लेते कभी कभी। देखो पूरा घर बना के देते दूसरों का, लेकिन इंजीनियर को बोला बगैर ठेकेदार के, ठेकेदार नहीं तो मिस्त्री तो घर ही नहीं बनने वाला है। तो ऐसी मसला यहाँ पर भी है ना। तो अपन ने बोल दिया सीधा कि बगैर किसके? बगैर आरएनए के डीएनए कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बगैर डीएनए के आरएनए सब कुछ कर सकता है। तो आरएनए वर्ल्ड का जो बेसिक थीम है ना, वो यही बोलता है कि उनका बोलना ये आता है कि देखो डीएनए आरएनए किस पे डिपेंडेंट नहीं है ना, वो बगैर किसी के सब कुछ कर सकता। तो इसलिए जो सबसे पहला जो सेल बनाऊंगा वो उनका बोलना आता, सबसे पहला सेल पानी में बना, और जो सबसे पहला सेल बनाऊंगा अकॉर्डिंग टू साइंस देखे तो सबसे पहले सेल का जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए नहीं हो सकता, आरएनए होगा। क्योंकि फिर उनका बोलना है कि फिर बाद में आरएनए से डीएनए वजूद में आया करके, बाद में जैसे स्टेबिलिटी का फैक्टर बाद में आया। पहले तो इनिशियली कोई अपनी को ऐसी चीज़ चाहिए ना जो सारे काम भी कर ले रहा हो, है ना, जेनेटिक मटेरियल के तौर पे भी एक्ट कर जा रहा हो, है ना। क्योंकि अब देखो उस टाइम पर इतना कुछ तो इवॉल्व हुआ नहीं था, तो अपने को एक ऐसी चीज़ हो ना जो बहुत सारे काम कर ले रहा। उस टाइम पर मैक्रोमोलिक्यूल प्रोटीन वोटीन इतना कुछ नहीं बना था। तो सबसे पहला जो सेल है उसमें एक ऐसी चीज़ हो ना जो जेनेटिक मटेरियल भी और दूसरे सारे काम भी कर लेता है। तो ऐसा कौन है? आरएनए। डीएनए तो कुछ ही नहीं करता। हाँ, अडेप्टर कैटालिस्ट सब कर लेता हो। तो हरफन मौला है ऑलराउंडर। तो उस टाइम पर कौन होना अपने? ऑलराउंडर होना। जब अपने खेलने चालू करे, प्लेयर ही कम है अपने पास में, तो तुम बोलोगे नहीं हमको बैट्समैन लाते, हम कोहली को, हमको हमारी गाड़ी को बॉलिंग करती नहीं थी, जमेगा कैसा? अरे तुम्हारे पास प्लेयर ही नहीं खेलने को, तो तुमको तो क्या करना पड़ेगा? ऑलराउंडर लाना पड़ेगा ना। तो ऐसा मसला था। तो ऑलराउंडर कौन है अपना? आरएनए। डीएनए क्या है? बहुत अच्छा बैट्समैन है, लेकिन बॉलिंग को हाथ भी नहीं लगा सकता हूँ, कर ही नहीं सकता बॉलिंग। तो ऐसा मसला है उसका, ठीक है। तो फ्रॉम द फॉरगोइंग डिस्कशन जो बातें चलती आ रही है, जो अपन ने जिस तस्करा जो कर रहे हैं अपन, है ना, एंड इमीडिएट क्वेश्चन बिकम एविडेंट। फॉरन क्वेश्चन उठता है, बोलता फॉरन क्वेश्चन। अब इसका मतलब जो इमीडिएट क्वेश्चन बिकम एविडेंट बोले क्या होता है? फॉरन क्वेश्चन उठता है। एविडेंट बोले क्या होता है? एविडेंट यानी सबूत भी होता है एक हिसाब से। एविडेंस बोलते हैं ना अपन, एविडेंट साबित है, शो ऐसा बोल सकते हैं अपन, ठीक है। तो फॉरन क्वेश्चन उठता है। तो अपन लाइन का मतलब क्या है यहाँ पर कि ये जो बातें चल रही है अपनी, इसी दौरान अब जैसे तुम अपन बात कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, किसी के दिमाग में टप गया, अरे यार तुम ये बात कर, तो ये बताओ, एक काम करो, सबसे पहले कौन होगा, सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल कौन है? बस यही बात है। अब ये डिस्कशन चालू है आरएनए डीएनए, तो फिर ये भी कोई ना कोई पूछ ही लेंगे ना कि यार ये बताओ तुम आरएनए डीएनए बोल रहे, आरएनए स्टेबल है, डीएनए स्टेबल है, मान लिए आरएनए बहुत रिएक्टिव है, लेकिन ये बता दो कि सबसे पहला जो सेल बनाऊंगा उसके अंदर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होगा या डीएनए जेनेटिक मटेरियल होगा? तो ये क्वेश्चन उठता है। अभी अपन ने पढ़ लिए क्या है? आरएनए, है ना। तो विच इज़ द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है? कौन सा क्वेश्चन उठा बोलते हैं? सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल क्या है? तो अपन क्या बोलेंगे? आरएनए। इट शैल बी डिस्कस्ड इन डिटेल इन द चैप्टर ऑन केमिकल इवोल्यूशन। ये केमिकल इवोल्यूशन जब चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर अपन डिटेल में बात करेंगे इवोल्यूशन के अंदर, बट ब्रीफली वी शैल हाईलाइट सम ऑफ द फैक्ट्स एंड पॉइंट्स। लेकिन अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस नुक्ते से इस क्वेश्चन के कुछ पॉइंट कुछ फैक्ट यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। तो ऊपर की 3 लाइन में कुछ भी याद करने जैसा कुछ दिख रहा तुमको? नहीं। उसने पूछा सिर्फ कि भाई एक क्वेश्चन है कि सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल क्या है, अब तुम उसका आंसर बताओ। तो देखो आंसर नीचे खुद नहीं दिया उसने, ठीक है। आरएनए वॉज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, यानी इन्हीं सारी चीज़ों की वजह से अपन ने किसको मान लिए? आरएनए को सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल मान लिया। आरएनए को सबसे पहले जैसे देखो, और हाँ, और एक दूसरी बात, अब किसी को छोटा सा घर बनाने का है तो किसको बुलाएंगे? आर्किटेक्चर को कि बिल्डर को बुलाएंगे? बड़ी वो कंपनी बनाने वाले, होटल बनाने, ठेकेदार को बुला लेंगे अपना नॉर्मल। ठेकेदार साहब आके इधर देख लो, बोला यार अपनी को थोड़ा सा बनाने का है छोटा मोटा अपना,
छोटा मोटा क्या करना है अपने को, गरीब खाना बनाने का है, फिर क्या करना पड़ेगा, ठेकेदार को बोलेंगे। इंजीनियर का इतना झमेला पालेगा ये नहीं। तो ऐसी चीज़ है, तो पहला सेल बनाऊंगा तो क्या है, बहुत छोटा सेल है ना, वो क्या है, बहुत छोटा सेल है। तो उसमें तुम बड़े से डीएनए को रखेंगे, डीएनए के तो खर्चे ही नहीं रहा बाबा, उसके तो इतने भारी काम है जिसकी कोई हद ही नहीं है ना, शौक भारी है उसके। तो उसको ना रखे, अपन आरएनए को रखेंगे। आरएनए बेचारा अपना प्रोटीन भी बना के दे देगा, जेनेटिक मटेरियल के तौर पे भी काम कर लेगा, एंजाइम के तौर पे भी काम कर लेगा, कैटालिस्ट भी, अडेप्टर भी, सब कुछ कर लेगा। कौन? आरएनए। डीएनए करता है कैसा? नहीं, डीएनए सुकून से बैठा सिर्फ डायरेक्ट करता है। ठेकेदार का कैसा रहता है, काम पड़ा तो हाथ भी लगा देता है ना, दीवार भी उठा देता अपनी, ऐसा है। तो आरएनए ऐसा है अपना, ठीक है, कि आरएनए वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, देयर इज नाउ इनफ एविडेंस। अब इसके कई सारे सबूत है हमारे पास में, बोलते देखो कितना भी बोलने पर हमने जाकर देखे जो पहला सेल बना, तो क्या इंसानों में से किसी ने भी जाकर देखा ये? कोई साइंटिस्ट का नाम ऐसा जिसने पहला सेल जाकर देखा होंगे, पहला सेल क्या था? नहीं, सब थेरीज है ना, क्या है, सिर्फ थेरीज है। तो बोलता हमारे पास में कई सारे सबूत है इसके कि आरएनए ही पहला जेनेटिक मटेरियल होगा करके। टू सजेस्ट दैट, जो हमको ये बताती है, इसेंशियल लाइफ प्रोसेसेस सच एज मेटाबॉलिज्म, ट्रांसलेशन, स्प्लाइसिंग ETC इवॉल्व अराउंड आरएनए। ये सारी चीज़ें आरएनए के वजह से ही हुई, आरएनए के अतराफ में हुई, यानी आरएनए नहीं करा है, सीधे बोले तो आरएनए की अंदर, आरएनए की वजह से ही सारी चीज़ें हो सकती है, आरएनए ही करा सकता है। ऊपर हमारे पास बहुत सबूत है। हाँ, यानी किस बात के सबूत है कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, इस बात के सबूत है। क्या है सबूत? हो जैसे कि देखो, आरएनए ट्रांसलेशन कर सकता है, प्रोटीन बना सकता है कि नहीं, आरएनए मेटाबॉलिज्म यानी एंजाइम के तौर पे काम कर सकता है, आरएनए स्प्लाइसिंग भी करा सकता है। स्प्लाइसिंग यानी तोड़ना, काटना, उसको बोलते हैं ना, उसको तो अभी आने वाला है ये स्प्लाइसिंग। यहाँ पर थोड़ा अलग ही मतलब होता है स्प्लाइसिंग का, जेनेटिक मटेरियल को तोड़ने को अपन स्प्लाइसिंग बोलते हैं, ठीक है। तो स्प्लाइसिंग का जो फिनोमिना है वो भी किसके अराउंड निकला बोलते हैं, आरएनए के अराउंड ही बना। तो इवॉल्व अराउंड आरएनए, यानी आरएनए ने ही सारा चीज़ें डेवलप कराई। तो आरएनए यूज टू एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज कैटलिस्ट। अब आरएनए को तुम जेनेटिक मटेरियल के तौर पे भी ले सकते, कैटलिस्ट के तौर पे भी। तो तुमको तो एक ऐसा इंसान होना यार कि कम पैसों में सारे काम कर दे, कि बहुत ज़्यादा पैसे देकर थोड़ा सा काम करे। तुम्हारा अब छोटा सा काम है, तुम्हारा छोटा सा घर बना रहे अपन, तो अपने को कुछ ऐसा इंसान होना जो कम पैसे भी दे और सारे काम भी कर दे, अपने पूरे काम निकाल दे, सबको लाए भी, पूरा सब कुछ कर दे। तो ऐसा कौन है? आरएनए। डीएनए है कैसा? नहीं है। तो देखो, आरएनए यूज टू एक्ट एज अ जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज कैटलिस्ट। तो जेनेटिक मटेरियल के तौर पे भी काम कर सकता है और कैटलिस्ट के तौर पे भी। There are some important biochemical reactions in living systems that are catalyzed by RNA catalyst and not by protein enzymes. अब कुछ रिएक्शन ऐसे रहते बोलते जो प्रोटीन वाली एंजाइम्स कैटालिस्ट नहीं कर सकती, आरएनए वाली एंजाइम जो अपने देखते हैं ना 23S rRNA राइबोजाइम करके जो एंजाइम की अपनी वो करती है बोलते। एक बात समझ तुम्हारे? तो क्या बोले, देखो, देयर आर सम इम्पोर्टेंट बायोकेमिकल रिएक्शन, कुछ रिएक्शन ऐसे रहते इन लिविंग सिस्टम। कहाँ रहते हो? लिविंग सिस्टम में रहते, कहाँ रहते? लिविंग सिस्टम। दैट आर कैटालाइज्ड बाय आरएनए, जो आरएनए कैटालाइज करता है। कौन करता है? आरएनए कैटालाइज करता है। हाँ, एंड नॉट बाय प्रोटीन। प्रोटीन करता है क्या? नहीं करता। इसका मतलब आरएनए बहुत ज़्यादा है, वो आरएनए की इंपॉर्टेंस समझा रहा अपने को। बोलने का मतलब पूरा एक ही आता, तुमको कुछ नहीं याद रखने का इसमें से, सिर्फ एक पॉइंट, सिर्फ एक क्वेश्चन तुमसे पूछेगा, जो क्वेश्चन का जो पैराग्राफ की डेफिनेशन है, क्या पूरा मकसद है कि विच बायोमॉलिक्यूल वाज द फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, आरएनए। बस इतना ही है, बाकी सारी चीज़ें साबित कराओ, यानी एक्सप्लेन करा गया क्यों आरएनए ही है। एक तो पता है कि बहुत सारे काम कर सकता है, इनिशियली अपने पास ज़्यादा कुछ है नहीं, ज़्यादा अपने पास वो नहीं है, पैसे ज़्यादा है नहीं, या फिर चीज़ें है नहीं इतना कि भाई डीएनए खर्चे पाले। तो अपने को एक ऐसा चीज़ हो ना कि कम टाइम में, कम चीज़ों में, कम एनर्जी में सारा कुछ कर दे, तो वो है आरएनए, ठीक है। फिर आरएनए एंजाइम का भी काम कर लेता, आरएनए बहुत सारे काम भी कर लेता, तो एक ऐसी चीज़ होना अपने, ठीक है ना। चलो, तो बहुत सारी बायोकेमिकल रिएक्शन ऐसी रहती जो बगैर आरएनए की होती ही नहीं। अब इंसान अगर ऑर्गेनिज्म तुमने बनाए तो सारे बायोकेमिकल रिएक्शन होना। डीएनए तो कोई रिएक्शन कराता नहीं, आरएनए कराता। तो अब जैसे उसमें हो रही होंगी, तो जब वो ऑर्गेनिज्म है तो उसमें वाली रिएक्शन हो रही होंगी, तो उसके लिए तो आरएनए रिस्पॉन्सिबल था। जब तक कि आरएनए, जब तक तो वो हो ही नहीं सकती है, तो इसका मतलब डीएनए भी तो चलता, आरएनए होना ज़रूरी है। ये बात समझ तुम्हारे? हाँ, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलो, नॉट बाय प्रोटीन। हाँ, यानी प्रोटीन भी नहीं कर सकती वो काम, आरएनए कर सकता। तो इसीलिए अपन मानते हैं सबसे पहला जेनेटिक मटेरियल कौन है? आरएनए ही है। बट आरएनए बीइंग अ कैटलिस्ट वाज
रिएक्टिव। लेकिन फिर डीएनए का आ गया, तुम बोलते हो इतना ही अच्छा था तुम्हारा आरएनए, तो डीएनए को लाने की जरूरत क्या आ गई? बोल रहे हो ना ठेकेदार इतना ही अच्छा है, सब काम कर देता, फिर इंजीनियर की क्या जरूरत आ गई अपनी? फिर इंजीनियर जो कॉन्ट्रैक्ट ले लेगा उसको छोड़ेगा नहीं, ठेकेदार का भरोसा है क्या? नहीं है। एक साथ तो 5 काम कर डालता हूँ, अरे आ रहा ना 2 दिन में, अरे नहीं 2 दिन में आता हूँ, इतना घुमाता जिसकी कोई हद नहीं है, लंबी बुद्धि दे बहुत घुमाता हूँ। तो आरएनए ऐसी है, आरएनए जो लगा जिसने बोला उसके साथ में चल जाता था, रिएक्शन कर लेता, उधर के भी कॉन्ट्रैक्ट ले लेंगे, इधर के भी। इंजीनियर इतने चमेली नहीं बनता, उसने जो ले लिया एक उसके ऊपर ही काम करता, ये फायदा रहता। समझ में आ रही है तुम्हारे ठेकेदार में और इंजीनियर में फ़र्क? 2-2 दिन में सबको घुमाता हो, 2 दिन इसके काम करेगा, 2 दिन इसके काम करेगा, फिर उसको सबको देखना पड़ता ना। अब सबको जल्दी देती है, इसको भी जल्दी उसको भी जल्दी। तो आरएनए ऐसी रिएक्टिव मॉलिक्यूल, क्या अपना आरएनए ऐसी रिएक्टिव मॉलिक्यूल, उसको बहुत गड़बड़ रहती है, सबकी रिएक्शन करने की आता। डीएनए के पीछे तुमने कितने भी सरपटे, सर मेरी रिएक्शन कर, तो बोलता नहीं, अपना काम तरतीब से चलेगा, पहले इनका होगा फिर तुम्हारा। आई बात समझ? तो डीएनए आरएनए में फ़र्क क्या है? तुम पूछेगा ना यार आरएनए इतना अच्छा मॉलिक्यूल था, देखो सब काम कर दे रहा था, कैटालिस्ट भी कर दे रहा, तुम्हारे दूसरे काम भी करके दे रहा, जेनेटिक मटेरियल के तौर पे भी काम कर रहा, तो फिर डीएनए को क्यों बना दिया तुमने? क्या मतलब है उसको? ज़रूरत ही नहीं ना उसकी। तो यही बात है, क्योंकि आरएनए अपना है तो बहुत अच्छा, लेकिन कैसा है? रिएक्टिव है। तो अपने को रिएक्टिव होना था क्या? नहीं। अब इतना रिएक्टिव रहेगा तो फिर तो अपने जेनेटिक मटेरियल जो इन्फॉर्मेशन स्टोर है उसकी गड़बड़ हो जाएगी, लीक हो जाएगी ना। ऐसा है, ट्रांसमिशन के वास्ते अच्छा जैसे है। बनाना जा रहे कुछ बन जाएगा कुछ अपना। ट्रांसमिशन के हाँ, वास्ते ट्रांसमिशन का अच्छा है, काम बढ़िया से करा के दे देगा तुम्हारी, है ना? बीच में का इंग्लिश में गए, ऐसा है, ठीक है। तो बट आरएनए बीइंग अ कैटलिस्ट वाज रिएक्टिव एंड हेंस अनस्टेबल, इसलिए वो स्टेबल है क्या? नहीं है। तो इसलिए बड़ी तुमको दुकान बनाना है, बड़ी होटल बनाना है, तो तुम ठेकेदार को बोलेंगे बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाना है अपने को, ठेकेदार को बोल दे काम करो, नहीं बोलेंगे। वो रिएक्टिव तो में तो काम जो डाल लेंगे पूरा, तो अपन किसको पकड़ते? फिर इंजीनियर को पकड़ते हैं ना। तो ऐसे यहाँ पर भी है, अब तुमको छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म बनाना है, वायरस वगैरह, तो आरएनए काम चल जाएगा, लेकिन बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म बनाना है तो अपन आरएनए के भरोसे रहेंगे क्या? नहीं। अपने को एक स्टेबल होना कि जिसमें जो अपनी इंफॉर्मेशन को लीक ना करे, जो किसी के साथ में भी ना भागे, सेकंड जनरेशन लीक ना कर सके। हाँ, नहीं उसी में जैसे अपनी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं चल जा रहा है, इधर रिएक्टिव कर ले रहा है, वैसा नहीं होना अपने को, उसके साथ में कोई भी रिएक्शन कर लेता। आरएनए खुद भी तो एंजाइम है ना, तो खतरनाक एंजाइम रिएक्शन करता। की बात जो थी ना, स्टोरेज ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए स्टेबल, तो ऐसी था ना, फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन का वो लीक ना हो सके। देखो फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में तो इन्फॉर्मेशन जाती है, लेकिन लीक का मसला नहीं है, वो तो अपन जैसे समझने के लिए बता रहे, उसमें म्यूटेशन हो जाता है, चेंज हो जाती रहती है इन्फॉर्मेशन, वो चेंज नहीं होना चाहते अपन। चलो, तो क्या बोले अपन ने? आरएनए बीइंग अ कैटलिस्ट वाज रिएक्टिव एंड हेंस अनस्टेबल, देयरफॉर डीएनए हैज इवॉल्व्ड, इसीलिए फिर डीएनए को लाना पड़ा अपने को। समझ में आ रही? डीएनए को लाने की वजह समझ में आई कि पहले अगर अपना काम छोटा था अपन ने आरएनए से काम जमा लिए, लेकिन डीएनए को क्यों लाना पड़ा? क्योंकि डीएनए स्टेबल है। डीएनए क्या है? स्टेबल है, उसमें इतने जल्दी रिएक्शन नहीं होता, उसमें इतनी जल्दी जो जेनेटिक मटेरियल है वो मैनिपुलेट नहीं होता रहता, स्टेबल रहता हो। आरएनए विद केमिकली मॉडिफिकेशन, देयरफॉर डीएनए हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम आरएनए। तो बोल रहे डीएनए आरएनए से बना, बोलते डीएनए किससे बना? आरएनए से ही बना। विथ केमिकल मॉडिफिकेशन, कुछ केमिकल मॉडिफिकेशन होकर, जैसे वो रखे ना अपने, जैसे यूरासिल हटा दो थाइमिन ला लो, ऐसा कुछ ऐसा बोलना है। तो ये मानना एक थ्योरी है बाकायदा। बीइंग डबल स्टैंडर्ड एंड हैविंग कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड, जिसमें क्या रहते? डबल स्टैंडर्ड रहते और कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड रहते। स्ट्रैंड फर्दर रेजिस्ट चेंज बाय इवॉल्विंग अ प्रोसेस ऑफ रिपेयर। अब डीएनए ने क्या करा? एक प्रोसेस को इवॉल्व कर लिया, अपने अंदर एक प्रोसेस पैदा कर लिया। कौन सी वाली? उसको बोलती है इवॉल्व, नहीं रिपेयर, बोले तो रिपेयरिंग की। आरएनए में रिपेयर जैसा कुछ नहीं है, एक मतलब खराब हो गया आरएनए खराब, रेप्लिकेशन होता नहीं था आरएनए। रेप्लिकेशन अलग चीज़ है, रिपेयर सुधारना, यानी उसमें कुछ खराब होगा भी डीएनए में तो अपने अपने सुधार कर लेंगे, ऐसा फायदा रहता है उसको। किसका? डीएनए का। आरएनए में चीज़ नहीं रहती है। तो ये रिपेयर की प्रोसेस की वजह से फिर डीएनए स्टेबल रहने लगा डीएनए को। तो ये क्या है? पूरी थ्योरी है, ऐसा ऐसा हुआ होगा, ऐसा है ना। अभी जो देखते हैं अपन, देखो हकीकत क्या है? हकीकत क्या है कि डीएनए है, आरएनए है। किससे कौन बना अपने को मालूम नहीं है, वो थ्योरी दी हुई है कि बस ऐसा सोचकर ऐसा हो सकता करके सब पूरी हो सकता दोनों में पहले से मौजूद है। कुदरत ने जब बनाया, अल्लाह ने जब बनाया
दोनों भी बना है, आरएनए भी है डीएनए भी, उनके खजाने में कमी है नहीं। तो ये थेरी है। बाकी सारी चीज़ें जो अभी तक पढ़े पुण्य वो एकदम सही सही है कि डीएनए भी रहता है, उसका स्ट्रक्चर ये, उसका आरएनए ये थ्योरेटिकल चीज़ है कि भाई हो सकता है पहला सेल बना होगा, उसमें ऐसा होगा वैसा होगा, थ्योरेटिकल चीज़ है। जिसने पहले बनाया वो अभी नहीं बना सकता, और दोनों साथ में नहीं बना सकता ना, ऐसा मसला है। तो कुछ एविडेंसेस मिले इसलिए पुनः सोच ली कि ऐसे ही हुआ होगा, और इसका उल्टा नहीं हो सकता। कोई ना कोई बताना पड़ेगा ना, क्वेश्चन होगा अराइज कि बताओ कौन होगा पहला। अब जब तुम बोलते कि फर्स्ट जेनेटिक फर्स्ट सेल था, फिर उससे सारी चीज़ें बनी हैं, ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो बताओ फिर उस सेल के अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या था करके। तो उसके इन क्वेश्चंस, इन एविडेंस की बेसिस पर उन्होंने जवाब दिया कि आरएनए ही हो सकता है फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, उससे फिर डीएनए वजूद में आया। आई बात समझ? तो अपने को ये भी समझना है कि कहाँ तक चीज़ें एकदम सही सही चल रही है और कहाँ तक अपन पटरी से उतर के नीचे, तो ये पटरी से उतरने वाली बात है। आई बात समझ? चलो ठीक है। तो चलो क्या बोले अपन ने, पूरा रेप्लिकेशन अगर पढ़े अपन ने तो क्या बोले, सबसे पहले कि जो रेप्लिकेशन का जो मॉडल है किस तरीके से रेप्लिकेट होगा ये किसने बताया, वाटसन एंड क्रिक ने। उन्होंने जब डीएनए का मॉडल दिए थे ना उसी टाइम पे उन्होंने बोल दिए थे, क्या बोल दिए थे बोलो? ये रेप्लिकेशन कर सकते हैं। हाँ, हमने जो मॉडल दिए ना उसी हिसाब से रेप्लिकेशन होता है। जो स्कीम निकल कर आई, जो तरीका निकल कर आया कि रेप्लिकेशन इस तरीके से होता होगा, ये किसके स्ट्रक्चर समझ में आया हमारे को? वाटसन एंड क्रिक के। तो उन्होंने बोले भी कि इट हैज़ नॉट, देखो इट हैज़ नॉट एस्केप्ड, इसको तुमको फरामोश नहीं करना है, इसको भूलना मत। किस चीज़ को? आवर नोटिस, हमारे नोटिस को, दैट द स्पेसिफिक पेयरिंग वी हैव पोस्टुलेटेड, जो हमने स्पेसिफिक पेयरिंग बताए उसी से ये समझ में आया कि डीएनए किस तरीके से रेप्लिकेट होगा, है ना। इमीडिएटली सजेस्ट, यानी वही स्पेसिफिक पेयरिंग ये बताती है, ये समझाती है किस चीज़ को? अ पॉसिबल कॉपिंग मैकेनिज्म, एक तरीका जिसके ज़रिए से कॉपी हो सकती है, डीएनए की कॉपी, डीएनए का रेप्लिकेशन हो सकता है। डीएनए का रेप्लिकेशन इसका मतलब किस समझ में आया अपने को? हाँ, बेस पेयरिंग जो दिए थे ना उन्होंने, डबल हेलिकल मॉडल, उसी से हमको समझ में आया कि किस तरीके से डीएनए की कॉपी बन सकती है। ठीक है। फॉर द जेनेटिक मटेरियल वाटसन एंड क्रिक, अब देखो द स्कीम सजेस्टेड दैट, अब वो कॉपी, वो जो स्कीम है, वो जो तरीका है, वो क्या बताता है अपने को? सजेस्टेड दैट द टू स्ट्रैंड्स वुड सेपरेट, दोनों स्ट्रैंड क्या होते हैं पहले? सेपरेट होते हैं, अलग अलग। जैसे देखो ये दो लाल स्ट्रैंड है अपने, ये पहले सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे, और दोनों भी एक नक्शे के तौर पे काम करेंगे। दोनों भी क्या करेंगे? एक नक्शे के तौर पे काम करेंगे। टू स्ट्रैंड्स सेपरेट
सेपरेट एंड एक्ट एज अ टेम्पलेट एंड बोथ कैन एक्ट एज अ टेम्पलेट, और दोनों के दोनों क्या करेंगे, टेम्पलेट एक नक्शे के तौर पे काम करेंगी फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। दिख रहा है यहाँ पर, देखो ये लाल है, दोनों के लाल, दोनों लाल सेपरेट हुए, फिर उसके बाद में न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड कौन सा बन रहा है, जामनी। कौन सा बन रहा है, जामनी। अब देखो दो चीज़ें आती हैं यहाँ पर रेप्लिकेशन में, अपने को दो चीज़ें देखने मिलती है, एक कोडिंग, एक टेम्पलेट। दो चीज़ें, कोडिंग, टेम्पलेट। कोडिंग बोले तो क्या होता है, जेरॉक्स कॉपी। कोडिंग का मतलब क्या होता है, जेरॉक्स कॉपी। टेम्पलेट बोले तो नक्शा। अब देखो जैसे ये जो लाल डीएनए है वो क्या है अपना टेम्पलेट, तो इसको देखकर जो नीला डीएनए बना वो एज इट इज सेम होंगे क्या, नहीं होंगे, एज इट इज सेम नहीं होते वो, याद रखना। जैसे देखो ये समझो थोड़ा यहाँ पर, समझ लो चीज़ आगे भी काम में आती है, ठीक है। देखो जैसे मैंने एक ये डीएनए बनाया छोटा सा, ठीक है, ATG TAC, ठीक है। अब इसमें से मैंने दोनों स्टैंड को अलग कर दिया, दोनों स्टैंड को क्या किया बोलो, अलग कर दिया। देखो एक स्टैंड जैसे कि वैसे बना दिया, यहाँ पर एक स्टैंड अपना जैसे कि वैसे बना दिया ATG, ठीक है, और एक इधर बना दिया TA और C, ठीक है। अब ये दोनों भी स्टैंड टेम्पलेट के तौर पे काम करें। इसका मतलब ये है कि जो नक्शे के तौर पे है ना, तो जो बनने वाला डीएनए है जनरली क्या रहता है अपना, देखो कंफ्यूज कहाँ होते, जनरली जो नक्शा रहता वैसे अपन घर बनाते, लेकिन यहाँ पर कैसा है, नक्शे का मतलब इतना ही कि उसको देखा देखी बनाते, उसके जैसा नहीं बनने वाला है। अब देखो जो कॉपी जो सामने जो उसके बन रहा वो उसके जैसा नहीं है, ये अपना क्या है, टेम्पलेट डीएनए। ये वाला क्या है अपना, टेम्पलेट डीएनए। अब जो सामने जो बनेगा वो ऐसा बनेगा अपना TAC बनेगा, तो ये दोनों सेम है क्या, कॉम्प्लीमेंट्री। तो कंफ्यूज कहाँ रहता है, अपन बोलते हैं नक्शा जैसा नक्शा रहता है अपन वैसे घर बनाते, लेकिन यहाँ नक्शे का मतलब इतना ही है कि उसको देखा देखी अपन सामने वाला डीएनए बना दे, समझे ना। हाँ, उसका कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा वो, तो इस डीएनए को क्या बोले, नक्शा बोले अपन ने, है ना। तो उसको देखा देखी अपन ने सामने वाले बनाए, तो है नक्शे का मतलब ऐसा नहीं होता कि एग्जैक्टली सेम डीएनए, ये होता क्या, नहीं होता है ना। और देखो फिर ये वाला डीएनए, ये भी टेम्पलेट है, इसको भी टेम्पलेट बोल नक्शा बोल रहे हैं, तो फिर इसके सामने क्या बनाएंगे अपन, देखो ATG बनाएंगे, क्या बनाएंगे, AT, इसका सेम हो जाएगा, वो इसका सेम। हाँ, तो देखो जैसे देखो इसका नक्शा इस्तेमाल करना, वो इसका नक्शा। तो हाँ, तो अपन ऐसे नहीं देखो जो सेम रहेंगे ना उसको अपन कोडिंग बोलते हैं। अभी देखो रेप्लिकेशन में कोडिंग जैसी कोई टर्म आती नहीं, लेकिन मैं तुमको समझा रहा कि कोडिंग और टेम्पलेट दो चीज़ें आती है। कोडिंग आगे है ना, आगे है बिल्कुल, तो थोड़ा यहाँ से कॉन्सेप्ट समझ के चलो, इसको नहीं बोलते। देखो ये दोनों के दोनों स्टैंड नक्शे के तौर पे काम करते हैं, कोई भी कोडिंग के तौर पे काम नहीं करता। कोडिंग जनरली किसको बोलते हैं, कोडिंग बोलते हैं जेरॉक्स कॉपी जैसा, एज इट इज सेम दिखने को बोलते हैं उन कोडिंग। देखो जैसे ये जो है ये वाला, ये किसके सेम दिख रहा है तुमको, इसके, है ना। तो अपन ऐसा अभी क्या समझ सकते हैं, ऐसा कुछ बोलते नहीं कि ये वाला स्टैंड इसके कोडिंग है, जो दोनों सेम दिख रहे हैं ना, वो एक दूसरे क्या है, कोडिंग है। जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो क्या है, टेम्पलेट। जैसे इसका टेम्पलेट कौन सा स्टैंड है, ये वाला। इसका इस वाले हरे वाले का टेम्पलेट कौन सा है, ये वाला नीले वाला। आई बात समझ। तो कोडिंग वाली टर्म रेप्लिकेशन में आती ही नहीं अपनी। कोडिंग जो है ना वो वर्ड ही नहीं यूज़ होता रेप्लिकेशन में। रेप्लिकेशन में यूज़ होता सिर्फ टेम्पलेट। क्या यूज़ होता बोलो, टेम्पलेट। कोडिंग बोले तो एज इट इज सेम दिखने को बोलते हैं अपन, बहुत सारा सेम ही दिखता हो, उसको बोलते हैं कोडिंग। जब रेप्लिकेशन में आएगा उस वक्त समझेंगे, लेकिन अभी समझो नक्शा है, जो टेम्पलेट बोल रहे हैं, तो टेम्पलेट का मतलब ये नहीं है कि एज इट इज उसके जैसे बनेगा, यहाँ टी है तो टी चाहेगा, यहाँ जी है तो जी है, ऐसा आएगा नहीं। नक्शा बोले तो उसको देखा देखी बनाएंगे, उसको देख देख के आगे बनाने वाले अपन। और कोडिंग बोले तो जो कोड करता है, ठीक है। तो अपने को कोडिंग सेम रहेगा, लेकिन ये जो है अपना टेम्पलेट सेम रहेगा क्या, नहीं, वो कॉम्प्लीमेंट रहेगा। जो अपन नया स्टैंड बना रहे ना, तो उसको देख देख के बनाएंगे, बस इतनी बात रही। दोनों में फ़र्क रहेगा, वो दोनों एक दूसरे क्या रहेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे। क्या रहेंगे बोलो, कॉम्प्लीमेंट्री। बात समझ में आ गई तुम्हारे, अब क्या बोले तो अपन ने। ठीक है, तो देखो स्कीम क्या चीज़ समझ में आई, दैट सजेस्ट दैट दोनों स्टैंड पहले अलग होते हैं, है ना, सेपरेट एंड एक्ट एज अ टेम्पलेट, और दोनों के दोनों भी टेम्पलेट के तौर पे काम करते हैं। इसका मतलब नक्शे के तौर पे काम करते हैं, लेकिन नक्शा जो है वो एज इट इज़ वैसा डीएनए नहीं बनाएगा जैसा डीएनए है। नक्शा उसका कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाएगा ना यार, है ना।
देखो क्या तुमको ऐसा लग रहा है कि लाल वाला डीएनए नीला वाला डीएनए पूरा पूरा सेम होगा, यहाँ पर टी है तो वहाँ पर भी टी होगा, नहीं फिर तो जुड़ ही नहीं पाएंगे वो, है ना? जुड़ेंगे वो नहीं जुड़ेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे, एक दूसरे क्या रहेंगे वो कॉम्प्लीमेंट्री रहेंगे। लेकिन फिर भी अपन क्या बोलते हैं उसको, टेम्पलेट बोलते हैं, यानी नक्शा बोलते हैं उसको, ठीक है। फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन पूरा होने के बाद में भी ईच डीएनए मॉलिक्यूल, अब देखो रेप्लिकेशन हो गया, अपन ने पहले एक डीएनए था, अब 2 डीएनए बन गए, तो जो दोनों के दोनों डीएनए ना वो डॉटर डीएनए वो सेम रहेंगे ऊपर वाले से। ये बात का फील है तुम्हारे को? देखो ईच डीएनए मॉलिक्यूल वुड हैव 1 पैरेंटल एंड 1 न्यूली सिंथेसाइज्ड स्ट्रैंड। देखो जैसे ये बता रहा हूँ, देखो इन्होंने क्या बोले थे, जब रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, बोले अपना क्या, जब रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा देखो कुछ, देखो जैसे यहाँ पर बनाया उन्होंने, अभी 2 ही लेते अपन, ठीक है, ए ले लिया और टी ले लिया मैंने, टी ले लिया और ए ले लिया, ऐसे 2 चीज़ ले लिया, है ना। अब इनको अलग अलग करो, रेप्लिकेशन जब होगा, जब ये दोनों भी अलग अलग होंगे, ऐसे 2 स्टैंड होंगे, सेपरेट हुआ और इनके ऊपर 2 नए स्टैंड बनने वाले अपने, एक यहाँ बनेगा एक यहाँ बनेगा, ऐसा, ठीक है। यहाँ क्या था अपना, बोलो यहाँ क्या था, ए था अपना, तो यहाँ ए था और यहाँ टी था, सही है। यहाँ क्या था, टी था और ए था। ये था जो नया बनेगा वो क्या बनने वाला है, बोलो, यहाँ बनेगा ए के साथ में टी, टी के साथ में ए, यहाँ पर टी के साथ में ए के साथ में टी। तो देखो अब ये जो ये इसको बोलते हैं अपन पैरेंटल डीएनए, इसको क्या बोलते हैं, ऊपर वाले को बोलते हैं पैरेंटल डीएनए, क्या बोलते हैं बोलो, इसको बोलते हैं पैरेंटल डीएनए, इसको बोलते हैं अपन पैरेंटल डीएनए, पैरेंटल डीएनए डीएनए। और जो नीचे बने उनको क्या बोलेंगे, डॉटर डीएनए, क्या बोलेंगे, डॉटर डीएनए, क्या बोलेंगे बोलो, डॉटर डीएनए। तो ये है अपने डॉटर डीएनए, ये वाले और ये वाले क्या दोनों भी डॉटर डीएनए, डॉटर डीएनए, ठीक है। अब जो डॉटर डीएनए है ना, उसमें अगर तुम गौर से देखे तो ये आधा जो है पूरा पूरा पैरेंटल से आया है, पूरा के पूरा बना क्यों, एक तो रहता है कि पूरा के पूरा डीएनए बनाना पड़ा अपने को, पूरा डीएनए बनाना पड़ा, क्या अपने को यहाँ पूरा डीएनए बनाना पड़ा, एक स्टैंड तो ऑलरेडी बने हुआ था अपना, सिर्फ एक ही तो बनाया अपन ने, तो एक स्टैंड जैसा था वैसे ही रहेगा पूरा पूरा, एक स्टैंड, दोनों स्टैंड अलग हुए, एक जैसे का वैसे रहेगा, 1 न्यूली सिंथेसाइज्ड, हाँ एक ही स्टैंड नया बना, क्या बना, एक स्टैंड हर डीएनए में, हर डीएनए में जो दोनों भी डॉटर डीएनए है उनके अंदर एक स्टैंड तो डायरेक्ट पेरेंट्स से आ गया, एज इट इज जैसा था वैसा क्या आ गया, पेरेंट्स से आ गया, एक ही स्टैंड नया बनाना पड़ा अपने को, कितने स्टैंड, एक स्टैंड। तो इसीलिए इस मॉडल को अपन सेमी कंजर्वेटिव यानी आधा कंजर्व, आधा जैसा था वैसे ही, क्या बोलते हैं, आधा कंजर हुआ है, हाँ आधा जैसा था वैसे ही, आधा तो पूरा साबित ला लिया अपने वहां से, आधा बना है उसको देख देख के बस खत्म, तो इसलिए नाम पड़ता सेमी कंजर्वेटिव। आधा कंजर है, हाँ। आधा ना होगा, आधा कंजर्व है, आधा तो माँ बाप से ला लिया उठा के, आधा तो पेरेंटल डीएनए से उठा लिया, आधा ही डीएनए अपने को नया बनाना पड़ा। तो देखिए पेरेंटल डीएनए बोले तो माँ बाप से आया डीएनए नहीं बोल रहे हैं इसको, अपने को पैरेंटल डीएनए, ये भी तो अपनी बॉडी में भी तो डीएनए रेप्लिकेट होता ना, सेल बनते तो आधा पेरेंट के हिसाब से ले सकते नहीं, हैं, अभी मत लो अभी पेरेंट के हिसाब से बोले मत, अभी पेरेंटल डीएनए बोले तो जिस डीएनए से 2 डीएनए बन रहे हैं उसको पेरेंटल डीएनए बोले, ठीक है। और जो नए 2 डीएनए बन रहे हैं उनको क्या बोले, डॉटर डीएनए, डॉटर डीएनए, ठीक है, दोनों डॉटर डीएनए, बिल्कुल ये भी डॉटर डीएनए और ये वाला भी डॉटर डीएनए, दोनों भी, डीएनए किसको बोलेंगे, ये ऊपर वाले को सिर्फ एक को जो ग्रीन में दिख रहा है, एक पैरेंटल डीएनए से 2 डॉटर डीएनए बने, एक पैरेंटल से 2 डॉटर बन के थे, उसके दोनों स्टैंड अलग अलग होंगे, यहाँ पर भी एक डीएनए नया फॉर्म होगा, यहाँ पर भी डीएनए नया फॉर्म, दोनों डॉटर डीएनए, दोनों को डॉटर में, तो एक पैरेंटल डीएनए से 2 डीएनए बनने वाले हैं, समझे बात, ठीक है। तो जो नए 2 डीएनए बने अपने डॉटर डीएनए, ये समझ में आ रहा है कि नहीं, डॉटर डीएनए, तो इस डॉटर डीएनए में एक स्टैंड क्या है, पेरेंट से आया हुआ है, या पेरेंटल डीएनए से आया हुआ है, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, वो जैसा था वैसे ही रहा, वो चेंज हुआ कि नहीं, तो इसीलिए अपन बोलते हैं डीएनए को सेमी कंजर्व, यानी आधा आधा पूरा के पूरा कंजर्व, आधा ही बनाना पड़ा, कितना बनाना पड़ा, सिर्फ आधा, आधा पहले जैसा था वैसे ही अभी आई बात समझ, चलो।